Hello everyone. This is the 8th video of the chapter Human Health and Disease। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी और लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली थी। आइए अब हम लोग बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, एड्स जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है। दैट मीन्स का डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। Acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. That means ये जो है ये एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है। दैट मीन्स कि ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। दैट मीन्स ये बाय बर्थ नहीं होता है। ठीक है। सिंड्रोम, अब यहाँ पे डिजीज ना बोल करके इसको सिंड्रोम बोला गया। दैट मीन्स सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, पूरी बॉडी में कई सिम्टम्स होते हैं, कई इसके सिम्टम्स हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई डिजीज़ नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंड्रोम। इट इज़ कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV वायरस। देखो, ये HIV वायरस के इन्फेक्शन से होता है। HIV एक रेट्रो वायरस है, फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये रेट्रो वायरस इसलिए बोला क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। एड्स को, मतलब एड्स जो सिंड्रोम है, इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था, पहली बार देखा गया था 1981 में। एंड इन द लास्ट 25 और पिछले 25 सालों में ये 25 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों को मार चुका, मतलब उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस डिजीज़ से। तो ये जो सिंड्रोम है ये बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही डेडली है। दैट मीन्स कि एड्स होने के बाद पर्सनस की जो डेथ है वो तो होनी ही है। ठीक है, मतलब दैट मीन्स ये इनक्योरेबल है। शुरुआती दिनों में अगर इन केस पता चल जाता है एड्स का इन्फेक्शन, तो काफ़ी हद तक जो है उस पर्सनस को डिले किया जा सकता है, उसको उसका लाइफ टाइम बढ़ाया जा सकता है। बट जो है एड्स जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, क्योंकि अब इसका प्रॉपर क्योर पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हुआ है। एड्स वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं अब हम इसकी। एड्स का जो वायरस उसको सबसे पहले आइसोलेट और आइडेंटिफाई किया था प्रोफेसर लक मॉन्टगेनियर। ठीक है, प्रोफेसर लक मॉन्टेगनियर ने, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एंड प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली 1984 में HIV वायरस को, जो एड्स का वायरस है, उसको आइसोलेट किया था और आइडेंटिफाई किया था। इंडिया में एड्स के इन्फेक्शन का जो पहला केस है वो रिपोर्ट हुआ था 1986 में एमंग सम प्रोस्टिट्यूट्स इन चेन्नई। चेन्नई में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स थीं, उनमें ये इन्फेक्शन एड्स का देखा गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले 1986 में। माना जाता है कि जो एड्स का वायरस है वो ह्यूमन में मंकी से आया है, अफ्रीका में ड्यूरिंग 1960s में मंकी से ये पास हुआ है एड्स वायरस, तब ये ह्यूमन पॉपुलेशन में आया था। ये तो था एड्स का इंट्रोडक्शन। आइए इसका ट्रांसमिशन देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो एड्स डिजीज़ है या एड्स जो सिंड्रोम है ये कैसे पास होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई एड्स इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई, तो उसको भी इसके चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर कोई ऑलरेडी एड्स इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट, मतलब कुछ RBC, WBC या प्लेटलेट, अगर कुछ भी ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में, तो उसको भी एड्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स। जनरली जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शंस से ड्रग लेते हैं, तो उस टाइम पे वो
कोई भी जो नीडल्स होती हैं उनको कोई स्टरलाइजेशन या डिस्पोजेबल नीडल्स का कोई उनको ध्यान नहीं रहता। वो एक नीडल से, एक ने अगर उससे ड्रग लिया है तो दूसरा भी उसी से नीडल से इंजेक्शन ले रहा है, तो उस समय अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, किसी पर्सन को एड्स है, तो उससे दूसरे में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, अगर मदर को ऑलरेडी एड्स है पहले से ही, तो उसका जो बेबी है, जो उसके फीटस है, जो उसके यूट्रस में, उसको प्लासेंटा के थ्रू भी एड्स का वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो मतलब जो चाइल्ड है वो अगर उसकी मदर को एड्स है तो होने वाले बच्चे को भी एड्स हो सकता है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की एचआईवी की। जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो एड्स वायरस है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी में कैसे इन्फेक्शन करता है, उसके बाद ये किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करता है, किस तरीके से पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, जब बॉडी में वायरस एंटर करता है तो वो सीधे एंटर करता है वो मैक्रोफेजेस पे या हेल्पर टी सेल्स में। जो टी हेल्पर सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं, उनको ये सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा। जो एड्स का वायरस है, एचआईवी वायरस, वो अपना जीनोम, जो उसके पास आरएनए, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो रिप्लिकेट करेगा और उसको फॉर्म कर लेगा वायरल डीएनए में। मतलब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए से पहले डीएनए बना लेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से अपने आरएनए से, जो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उससे सबसे पहले डीएनए, उसको डीएनए में कन्वर्ट करेगा। देन उस वो डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट सेल को, जिसको उसने इन्फेक्ट किया, उसके डीएनए के साथ, और होस्ट सेल को डायरेक्ट करेगा, ये निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा, बताएगा इन्फेक्टेड सेल्स को टू प्रोवाइड वायरस पार्टिकल, जिससे और ज़्यादा वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, वायरल प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस हो सके, दूसरे नए वायरल पार्टिकल्स का प्रोडक्शन हो सके। और जो मैक्रोफेजेस होती हैं, दे आर कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, वो लगातार वायरस प्रोडक्शन करती जाती हैं। देखिए राइट साइड में आपको लाइफ साइकिल का इसका डायग्राम है, किस तरीके से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। ये रेट्रोवायरस है, ठीक है, इसका प्रोटीन कोट है, इसका वायरल, इसका आरएनए कोर है। इसमें वायरस में मेन आरएनए कोर है, उसके बाहर प्रोटीन कोट है। वायरस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल को इसने इन्फेक्ट किया, अंदर गया। जब वायरस कभी इन्फेक्शन करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देता है सेल में। तो जो वायरस का आरएनए है वो सेल में इंट्रोड्यूस हुआ, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ। वायरस ने जो आरएनए इंट्रोड्यूस किया था उससे वायरस का डीएनए बन गया, मतलब डी आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है, आपने जनरली पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होता है यहाँ पे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो साइटोप्लाज्म में होती है सेल के, वायरल आरएनए कन्वर्ट हो जाता है वायरल डीएनए में। फिर वायरल डीएनए जो है वो होस्ट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, वहीं जाकर के ऐड हो जाएगा और सेल को डायरेक्ट करेगा न्यू वायरल आरएनए को बनाने में इन्फेक्टेड सेल में। तो नए वायरल आरएनए फॉर्म होंगे, उस नए वायरल प्रोटीन फॉर्म होंगी, और इस तरीके से उन दोनों की असेंबली से कई नए वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। देन उस सेल को रप्चर करके सेल बाहर निकल आएंगे और फिर वो वायरसेस दूसरी नई सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस था, ये एचआईवी के इन्फेक्शन का प्रोसेस है, किस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है, किस तरीके से उसका आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है, होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है और होस्ट सेल को डायरेक्ट करता है अपने ही जैसे दूसरे वायरल आरएनए और प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। वायरसेस जो रिलीज होते हैं मैक्रोफेजेस से, वो अटैक करते दूसरी टी लिम्फोसाइट सेल्स को, और इस तरीके से लगातार रिडक्शन होता जाता है हेल्पर टी सेल्स में, क्योंकि सबको जो एचआईवी वायरस है वो इन्फेक्ट करता चला जाता है। जिससे होता क्या है, ड्यू टू विच द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन विद, क्योंकि पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है और जो पर्सन है उसको दूसरे अदर
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनसे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जैसे माइकोबैक्टीरियम का, जिससे टीबी हो सकता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जा सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इवन जैसे पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा, इसका भी इन्फेक्शन जो है वो होने लगता है। दैट मीन्स HIV वायरस किसी भी पर्सन को, जो भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके इम्यून सिस्टम को, उसकी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को रिड्यूस करता चला जाता है और उसका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, जिससे पर्सन को दूसरी अदर बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो पर्सन होता है वो सफ़र हो जाता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसको बार बार फीवर आता है, डायरिया हो जाता है, एक्सेसिव वेट लॉस होता है। द पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंस, बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंस हो जाएगा और इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि ही और शी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन, तो वो दूसरे इन्फेक्शन से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। अब डायग्नोसिस क्या होती है, कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो HIV जो वायरस है, इट इज़ डिटेक्टेड बाय द एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट होता है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है, एक इसे ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस होता है। तो अगर पॉजिटिव एलिजा जो टेस्ट है, उसको आने के बाद उसको कंफर्म किया जाता है, एक दूसरा टेस्ट है, उसे बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से कंफर्म कर दिया जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो HIV का है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट देखिए, एलिजा जो है वो एक बायोकेमिकल टेक्निक है। जनरली ये इम्यूनोलॉजी में यूज़ होती है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब किसी एंटीबॉडी या किसी एंटीजन की प्रेजेंस को ब्लड में या सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी का जो भी टेस्ट होता है वो भी एलाइजा टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस पढ़ ली कि एलाइजा टेस्ट जो होता है वो, तो बोर्ड में अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो आपको एलाइजा टेस्ट वहाँ पे बताना है। ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? ट्रीटमेंट जो एड्स का है वो, एड्स जो है, जो HIV वायरस है वो रेट्रो वायरस है, तो एंटी रेट्रो वायरस मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, बट दे आर ओनली पार्शली इफेक्टिव। ये बहुत कम इफेक्टिव होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट, वो सिर्फ पेशेंट की लाइफ को और बढ़ा देंगी, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ, लेकिन वो डेथ को नहीं टाल सकती, विच इज़ इनएविटेबल, जो कि होनी ही होनी है। ठीक है, दैट मीन्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं, आपके जो भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी लाइफ को और 2-3 महीना, साल 2 साल और बढ़ा देंगे, बट उसको पूरी तरीके से क्योर करने में ये एबल नहीं है। एड्स से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, बिकॉज वी नो दैट कि एड्स हैज़ नो क्योर, एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि हम उससे बचे रहें। तो कुछ जो बिहेवियर है जो हम लोग को एड्स से बचने के लिए बताता है, पॉइंट्स हैं कुछ, तो चलिए आइए उनको देखते हैं। पहला, ऑलवेज यूज़ अ स्टेराइल निडल, मतलब हमेशा हमें स्टेराइल निडल लेनी चाहिए इंजेक्शन में। डिस्पोजेबल निडल्स जो होती हैं वो लेनी चाहिए, और अगर इनकेस निडल यूज्ड भी होती है तो वो ब्लीच से क्लीन्ड होने के बाद ही दोबारा यूज़ की जानी चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, मतलब जो आपका रिलेशनशिप होना चाहिए वो मोनोगैमस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, या किसी इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। आइदर एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से बिल्कुल दूर रहिए, और या फिर एक लॉन्ग टर्म मोनोगैमस रिलेशनशिप रखिए, हमेशा एक ही पार्टनर हो। सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ पार्टनर, जो भी है एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए सेक्सुअल। मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने में आपको एड्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इफ़ यू आर अनसर्टेन, अगर आप अपने जो भी आपका पार्टनर उसके लिए आप सर्टेन नहीं है कि वो एड्स से इन्फेक्टेड है या नहीं, देन ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन, हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, जैसे कॉन्डोम्स। ठीक है, कॉन्डोम्स तो हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्डोम सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं बचाते, बल्कि जो दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए, तो कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं। हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको
एंड अदर दूसरी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को बताने में, एड्स के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, एड्स से किस तरीके से बचा जा सकता है और कैसे हम मतलब उससे दूर रह सकते हैं। WHO हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिससे HIV के इन्फेक्शंस को रोका जा सके, उसको फैलने को रोका जा सके। तो उसके कुछ स्टेप्स जो हैं उसके वो नीचे दिए गए हैं, जैसे मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड बैंक्स को स्पेशली जो ब्लड है वो HIV से सेफ हो, ये इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। ब्लड में कोई भी ऐसा HIV इन्फेक्टेड ब्लड ना आ जाए, क्योंकि जिस भी पर्सन को ऐसा ब्लड चढ़ेगा तो उसको एड्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ensuring द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, लोगों को डिस्पोजेबल नीडल्स या सिरिंज जो है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में करने के लिए ये इंश्योर करता है, ये स्टेप है। देखा जाता है कि कहीं पे भी जो है यूज्ड नीडल्स या सिरिंज का यूज़ ना हो, हमेशा हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह डिस्पोजेबल नीडल्स का ही यूज़ होना चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और कंडोम्स को का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी ये किया जाता है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, लोगों को ड्रग्स के अब्यूज़ से बचाया जाता है, उसके हार्म्स बताए जाते हैं। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, लोगों को सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को यूज़ करने का तरीके बताए जाते हैं। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जिन पॉपुलेशन में जिस एरिया में HIV इन्फेक्शन के खतरे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रेगुलर चेकअप के प्रोग्राम्स भी रखे जाते हैं। तो मतलब ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो WHO लेता है एड्स को फैलने से रोकने के लिए। द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स इज ग्रेटर इन पर्सन्स हु ऑलरेडी हैव अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन, जिन लोगों में STDs पहले से ज़्यादा है उनमें एड्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सनस। तो ये एड्स के बारे में कुछ हम लोग ने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग ने बात की। इसको अगर और ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो आप नीट लेवल के जो हमारी सीरीज़ के वीडियोस होंगे उनमें आप इसको इनके बारे में जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, और आप अपने जो बोर्ड की हैं प्रिपरेशन बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही अच्छे से करिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन बैंक्स का यूज़ करिए। क्वेश्चन बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिसेस है जो वो बिल्कुल 100% हो और आप 100% मार्क्स जो हैं बोर्ड्स में स्कोर कर सकें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।